वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाला हमारा चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में से। तो हमारे चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो लीनियर इक्वेशंस तो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर था उसमें हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स 3 टाइप्स के होते हैं। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, लेकिन यहाँ पर है हमारे पास इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले ये जो टर्म है वेरिएबल्स, जिसका मतलब समझते हैं। पहले तो हमने पढ़ा है वेरिएबल्स क्या होते हैं, बट स्टिल लेट अस सी इट अगेन कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स मतलब कोई भी हम लोग ले लें अल्फ़ाबेट लाइक एक्स वाई या जेड या फिर ए बी सी भी ले लें हम लोग, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जब हम लोग इसे कोई नंबर के साथ लिख देंगे तो ये वेरिएबल बन जाएगा और इसके साथ जो नंबर लिखा होगा उसको हम लोग कोएफिशिएंट कहेंगे। अब हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि कुछ ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन होते थे, x+4 या फिर हम लोग ले लें x+2x+6, ठीक है। ऐसे कुछ टाइप के एक्सप्रेशन हमने देखे थे। तो इसमें हमारे पास सारे एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल होता था जो रिपीट हो रहा है हर नंबर के साथ। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन 2 वेरिएबल्स, बट हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस देखने वाले हैं। एक्सप्रेशन मतलब जिसमें इक्वालिटी की साइन नहीं होती, बस एक एक्सप्रेशन होता है कि हाँ कोई टर्म्स को हमने मिलाकर लिख दिया है, कोई भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ लिखा है हमने। अब इक्वेशंस की बात करें इन 2 वेरिएबल्स, तो अब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूंगी x+y = 7। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो हमारे पास इक्वालिटी साइन आएगी, मतलब ये दोनों जब हम लोग इक्वल टू के आजू बाजू लिख देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पे कोई 2 वेरिएबल्स हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास उसका सॉल्यूशन है, समझिए। अब यहाँ पर है x+y, तो x एक अलग वेरिएबल हो गया, y एक अलग वेरिएबल हो गया। तो मतलब ये जो हमारा सारा इक्वेशन है इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स है। तो अब इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि इस टाइप के इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब हमारे पास 2 या फिर 3 ऐसे लीनियर इक्वेशंस दिए जाएंगे, हमें उन लोगों को सॉल्व करके जो भी कंडीशन बताई गई है उसे हमने सॉल्व करना है। ओके, तो अब हमारे पास है ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है वो तो देख लिया हमने। अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, मतलब ग्राफ पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ नो सोल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स विच हैज़ अ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ linear equations. Then a pair of linear equations which are equivalent has infinitely many distinct common solutions. Such pair is called a dependent pair of linear equations in 2 variables. Note that a dependent pair of linear equations is always consistent. ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमारे पास कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो मतलब वो इनकंसिस्टेंट है। अगर हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट है। तो जब भी हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट ही होगा। तो इसी तरह हमारे पास एक और एक केस है कि हमारे पास कोई 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, जब हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसके हमारे पास जो सोल्यूशंस है वो इक्वल आ रहे हैं एंड इक्वल के साथ साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस आ रहे हैं, मतलब अलग अलग इक्वल सोल्यूशंस आ रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर हम लोग दूसरे वर्ड में कहें तो ये भी कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि हमारे पास कुछ सोल्यूशन तो आ रहा है ना। अब यहाँ पर we can now summarize the behavior of lines representing of a pair of linear equations in 2 variables and the existence of solution as follows। तो यहाँ पर कह रहे हैं अब ये जो हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी है इक्वेशंस का, अब हम लोग उसको लाइंस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ दी गई है। तो हमारे 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या है। पहला है कि the lines may intersect in a single point. In this case, the pair of equations is a unique solution. मतलब consistent pair of solution। हमारे पास कुछ solution आ रहा है जो कि unique solution है, मतलब जो भी solutions निकलेंगे हमारे पास अलग अलग होंगे। And जब हमारे पास 2 solutions आएंगे, ये पहले केस में हमारे पास दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट हो सकते हैं। मतलब अगर ले लें हमारा ग्राफ जिसमें यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस है, कोई 2 लाइंस आ रहे हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास ये कंसिस्टेंट है एंड इनके हमारे पास यूनिक सोल्यूशंस होंगे। अब हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है
दैट द लाइन्स में बी पैरेलल। तो जब हमारा ग्राफ है इसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो एक हमारे पास यहाँ पर आ रही है लाइन यहाँ पर, तो ये दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हो गए। इन दिस केस द इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। जब भी हमारे पास ग्राफ पे दो लाइंस पैरेलल हो रहे हैं तो उसके हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा और हम लोग इसको कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। अब हमारे पास है थर्ड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी में हमारे पास क्या दिया गया है, द लाइन्स मे बी कोइंसिडेंट इन दिस पेयर, द इक्वेशंस हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, वी कैन आल्सो से डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो जब ये कह रहे हैं कि ये कोइंसिडेंट है, मतलब हमारे पास एक सोल्यूशन आया एंड दूसरा सोल्यूशन आया, उसका भी लाइन हमारे पास इसी के ऊपर आ रहा है, ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, तो हम लोग इसको कहेंगे कोइंसिडेंट। तो ये केस में हमारे पास बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस होंगे और ये लोग डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं। पहले केस में कह रहे हैं कि ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, दूसरे केस में हमारे पास ये लोग कोइंसाइड करेंगे एंड थर्ड वाले केस में हमारे पास ये लोग पैरेलल है। अब हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे कि या वो इंटरसेक्ट करेंगे, क्या वो पैरेलल है या फिर वो कोइंसाइड है। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशंस है। Let us now write down and compare the values of A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2। अब ये क्या है, A1, B1, C1, A2, B2, C2, तो हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में होते हैं हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, AX प्लस BY प्लस C। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स है जिसका हमारे पास कोएफिशिएंट A हो सकता है, B हो सकता है, और हमारे पास एक कांस्टेंट होगा। अब जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दो लीनियर इक्वेशंस है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो चुके हैं और जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स तो सेम सेम है, बस हमारे पास कोएफिशिएंट्स अलग अलग है। तो हम लोग इसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग ये A B C के बीच का रिलेशन देखेंगे एंड इसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे कि वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, कोइंसाइड करेंगे या फिर वो पैरेलल है। तो here A1 B1 C1 A2 B2 C2 denote coefficients of equations given in general form in section 3.2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सेक्शन में दिया गया है कि कंडीशंस क्या क्या है। तो यहाँ पर है वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग है अगर हमारे पास लाइंस, तो कंडीशन होगी कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। हम लोग कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस ले लें। पहला ही है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास यहाँ पर A1 by E2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 हो रहा है, तो मतलब ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे। फिर दूसरा कंडीशन है हमारे पास कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 एंड ऑल्सो इक्वल टू C1 by C2। जब हमारे पास तीनों भी कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट सेम हो गए तो मतलब हमारे पास वो कोइंसाइड करेंगे एंड उसके इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं। एंड तीसरा केस है हमारे पास कि वो पैरेलल लाइंस है, उस केस में हमारे पास A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल में होगा, लेकिन दैट विल नॉट बी इक्वल टू C1 by C2। तो जब हमारे पास सिर्फ A1 by A2 एंड B1 by B2 इक्वल होगा तो वो लाइंस हमारे पास पैरेलल होंगे एंड उसके कोई सोल्यूशन नहीं होगा, दे आर इनकंसिस्टेंट बिकॉज हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारे थ्योरम 3.3 के साथ, जो कि है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब हम लोग जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है उसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स है x एंड y, उसके हम लोग सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं उसके हमारे पास कई तरीके हैं। हमारे पास यहाँ पर दो तरीके दिए गए हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। हम लोग वो दो भी यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमारे पास कोई दो इक्वेशंस दिए जाते हैं तो हम लोग उसमें से कोई इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। एक अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ले लेंगे, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 8, ये एक हो गया इक्वेशन। और हम लोग एक ले लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए। इसको हम लोग रख देंगे इक्वेशन 1 रखेंगे इसको, एंड इसको रखेंगे हम लोग इक्वेशन 2। तो अब हमें यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन में से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, x की निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग इक्वेशन 1 को सॉल्व करके देखेंगे। फ्रॉम
इक्वेशन 1, हम लोग x को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे एंड 2y को हम लोग राइट हैंड साइड पे लेंगे, तो वो पॉजिटिव 2y हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 8 + 2y। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई कुछ 8 + 2y। तब हम लोग इसको रख देंगे इक्वेशन 3। अब हम लोग इस x की वैल्यू को लेकर इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सब्सटीट्यूट इक्वेशन 3, मतलब x की वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो x की जगह पे हमें लिखना है 8 + 2y। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8 + 2y एंड बाकी का इक्वेशन जो कि हमारे पास प्लस y इज इक्वल्स टू 5। नाउ सॉल्विंग दिस 8 + 2y + y होगा हमारे पास 3y विच इज़ इक्वल टू 5। अब हम लोग 3y को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे एंड 8 को हम लोग ले लेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। तो ये आ जाएगा 5 - 8। ठीक है, अब 3y इज इक्वल्स टू 5 - 8 जो कि होगा हमारे पास -3। अब हम लोग 3 को राइट पे ले लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू -3/3 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगी y की वैल्यू -1। तब हम लोग इस y की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, चाहे तो हम लोग इसे 3 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 में भी एंड 1 में भी। अगर हम लोग इसे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आसान होगा हमारे लिए। तो हम लोग y की जगह -1 लिखेंगे। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 8 + 2 × -1। फिर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 8, 2 × 1 इज 2, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो 8 - 2 हो गया। देन x इज इक्वल्स टू 8 - 2 जो कि है 6। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -1 एंड x की वैल्यू आ गई 6। बहुत सिंपल सा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देयर इज नो डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो बढ़ते अब हम लोग हमारे सेकेंड मेथड की तरफ जो कि है एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो अब है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उसमें से हम लोग वो इक्वेशंस को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल टोटली एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू लेकर उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास हमारे सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्लियर हो जाएगी कि ये होता कैसे है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3x + y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, हमारा पहला इक्वेशन हो गया। एंड दूसरा इक्वेशन हम लोग लेंगे -4x - 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे इक्वेशन 1 रख लेंगे एंड इसको हम लोग रख लेंगे इक्वेशन 2। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो x के हमारे पास कोएफिशिएंट्स है, एक तरफ है 3 एंड एक तरफ है 4, यहाँ पर है 1 एंड यहाँ पर है -2। हमारे पास यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में कुछ तो मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारे पास कोई तो एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो जाए, ताकि वो कैंसिल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 को 3 से। अगर हम लोग यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x, एंड अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 12x। इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। एक तरीका है हमारे पास, देखिए इक्वेशन 2 में हमारे पास -2y है एंड यहाँ पर तो 1 ही है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये y से मतलब पूरे इक्वेशन से हम लोग अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो 2y आ जाएगा, 2y आ गया तो यहाँ से y का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2, मतलब इक्वेशन 1 को हम लोग नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ 2। ठीक है, तो जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x × 2 हो जाएगा हमारे पास 6x, प्लस y × 2 हो जाएगा हमारे पास 2y, एंड 10 × 2 हमारे पास हो जाएगा 20। तब हम लोग इसको रख लेंगे हमारा इक्वेशन 3। अब यहाँ हमें करना क्या है, सॉल्व इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इसके नीचे हम लोग इक्वेशन 2 लिख लेंगे। अब हमें सॉल्व करना है, मतलब या तो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, जिस तरीके से हमारे पास कोई भी एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर +2y एंड -2y, ऑपोजिट साइंस तो हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर +2y या नीचे भी +2y होता तो हम लोग सारे इक्वेशन की साइन चेंज कर देते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी +2y एंड -2y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास 6x - 4x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20 + 2 हो जाएगा हमारे पास 22। तो x हो जाएगा हमारे पास 22/2
एंड x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11। तो अब हम लोग इस x की वैल्यू को लेकर कोई भी इन तीनों में से एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो हमें y की वैल्यू आ गई। तो हम लोग इसे इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट x इन इक्वेशन 1, तो हम लोग x की जगह पे 11 लिख लेंगे। 3 टाइम्स 11 प्लस y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। फिर 3 टाइम्स 11 होता है हमारे पास 33 प्लस y इज इक्वल्स टू 10। फिर हम लोग y को यहीं पर रखेंगे, 33 को हमारे राइट हैंड साइड पे ले लेंगे, तो वो हो जाएगा -33 एंड 10 माइनस 33 इज -23। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है -23 एंड x की वैल्यू है 11। सो दिस वाज अवर एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। हमने यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड्स देख लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के, ग्राफ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया है। तो अब हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।